हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या खानरा और यहाँ पे मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स से रिलेटेड। तो सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है। उसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है। अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में 3-4 सेल ऑर्गेनेल्स मिलके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। इसे कहते हैं GERL सिस्टम, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड लाइसोसोम सिस्टम। ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है जहां पे सेल या फिर कोश अपनी प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड, ये दोनों की बनाने की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। मतलब बनाने की प्रक्रिया से लेके एकदम सेल के बाहर तक छोड़ने की प्रक्रिया तक पूरा कंप्लीट करते हैं। इसे गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये फोटो को बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ये बाद में भी हमें याद आएगा। तो फर्स्ट है कि गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या है। फर्स्ट टाइम आविष्कार किया था कैमिलो गोल्गी इन 1898। ये फंक्शनल यूनिट है ऑफ सिस्टर्न। तो सिस्टर्न या सिस्टर्नी की फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। मोस्टली ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर की तरह काम करता है सेल के डिफरेंट पार्ट्स में। और क्या करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को फॉर्म करते हैं। ये काम है इसका। तो कैसे काम करते हैं, अब इसका सेल में कैसे रहते हैं। गोल्गी एपरेटस ऐसे देखने को मिलता है। गोल्गी एपरेटस की जो फंक्शनल यूनिट है वो सिस्टर्नी है। ये जैसे एक सैक जैसे स्ट्रक्चर बना, इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, इसके बीच में, सिस्टर्नी के बीच में जो एरिया है उसे लुमेन कहा जाता है। नॉर्मल क्या होता है कि जितने भी प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, वो अंदर आते हैं ऐसे सैक में, ऐसे बस्ते में अंदर आता है। ये अंदर जाता है। इसके बाद अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है। ये जो लंबा लंबा सैक है इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है एंड फिर बाद में यहाँ से ऐसे ये बाहर निकलते हैं। ये जैसे वेसिकल फॉर्म हो रहा है, जैसे ये वेसिकल फॉर्म हो रहा है, ये ऑलरेडी हो चुका है। होने के बाद ये खाली जगह बन गया है, होने के बाद ये खाली जगह बन गया। तो इसको सीस फेस कहते हैं, इसे ट्रांसफेस कहते हैं। दिस इज सेक्रेटरी वेसिकल, मतलब सिक्रेशन होने के बाद जो बस्ता बना, ये उसे सेक्रेटरी वेसिकल कहते हैं। और ये है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जहां जो ईआर से अभी आ रहा है, ईआर से ट्रांसपोर्ट होके गोल्गी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल इस तरीके से आते हैं। ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स को राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से अंदर लेके आते हैं, गोल्गी के अंदर। उसके बाद बी फेज क्या है, जो सिस्टर्न, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है वो मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूज हो जाते हैं एंड डेस्टिनेशन जहां पे जाना होता है उस सिस्टर्नी के पास आके ये फ्यूज हो जाते हैं। सी में क्या है, ये जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के अंदर मॉडलिंग, मॉडिफिकेशन, जो प्रोटीन है और लिपिड है, प्रोटीन और लिपिड की मॉडिफिकेशंस होता है। तो फर्स्ट क्या था, प्रोटीन था, देन और एक लिपिड था। ये दोनों अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है। इसके साथ कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जुड़ना है और इसके साथ भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जुड़ना है, कार्ब्स जुड़ना है, तभी जाके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन होगी। लिपिड पहले था, प्रोटीन पहले था। ग्लाइको मतलब है ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब्स होते हैं, वो दोनों साथ में जुड़ते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशंस वगैरह होना है ये इस फेज में होता है सिस्टर्नी के अंदर। एंड उसके बाद डी पार्ट जो है, मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स सेक्रेटेड आउट ऑफ सेल्स और टू अनदर ऑर्गेनेली। तो मॉडिफिकेशन के बाद जो ग्लाइकोप्रोटीन है या फिर ग्लाइकोलिपिड है
वो फिर से बस्ते में भर जाता है एंड उसके बाद आइदर वो बाहर जाता है या फिर दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो गोल्गी बेसिकली मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर जो किया था वो कैसे था, ये मान लीजिए एक सेल का स्ट्रक्चर है। तो सेल का ये टोटल न्यूक्लियस है, जो गोल न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। मतलब एक अगर छोटा सा गोला है, उसके ऊपर इतना बड़ा गोला टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चारों तरफ से मिले रहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियस है। इसके बाहर ये अगर इस तरीके से अंदर है तो इसके बाहर इतना बड़ा गोला बनके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मेन साइट फॉर लिक्विड सिंथेसिस। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सिंथेसिस वगैरह होना है वो सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। जैसे राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम रहता है साथ में। राफ क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे ये बेसिकली एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर चारों तरफ न्यूक्लियस को घिरे रहते हैं और अगर ये मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम लगा रहता है तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसे एक ग्रेन ग्रेन टाइप का दिखता है। ऊपर मतलब ऐसे लगेगा कि धागे के ऊपर गिट्टू लग गई, वैसा दिखता है। तो इसीलिए इसको राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर राइबोसोम नहीं होता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बेसिकली राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब एमाइनो एसिड जो मॉलिक्यूल्स होता है वहां से प्रोटीन की जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर बनने में हेल्प करता है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, और जहां पे स्मूथ है वहां पे लिपिड सिंथेसिस हो रहा है। ये प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस के बाद वो ट्रांसवेसिकल करके गोल्गी तक पहुंचता है। गोल्गी में उसके मॉडिफिकेशंस होते हैं, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होता है, उसके बाद वो वेसिकल करके बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया सबको। ये एक गोल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ये जो नील पूरा है स्ट्रक्चर, अगर 3D होता तो पूरा ऐसे ढका हुआ रहता, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और एक काम है, ये सेल का कंपार्टमेंटलाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब सेल के अंदर, किसी कोश के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होगा, लिपिड का सिंथेसिस कहाँ पे होगा, किसी जगह का pH 3 होनी चाहिए, किसी जगह का pH 7 होनी चाहिए कि 6 होनी चाहिए। तो ये जो डिफरेंट अलग अलग जगह है उसको अगर बेसिकली अगर मान लीजिए कोई आपने घर खरीदा है तो उस घर को मतलब अगर रूम बनवाना है तो बीच बीच में आपको दीवारें खड़ी करनी होगी। तो बेसिकली ये दीवार की तरह काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली ये दीवार की तरह काम करता है। ओके, तो अगर सेल कंपार्टमेंटलाइजेशन में कौन हेल्प करता है, सेल को मतलब छोटे छोटे घर की तरह बनाने में कौन काम करता है, ये ईआर या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम देखने को इस तरीके का होता है, उसके मोस्टली 2 यूनिट रहते हैं। और ये मान लीजिए अगर 80S राइबोसोम है, ये 80S राइबोसोम है, तो इसमें 40S ये छोटा वाला यूनिट है और 60S बड़ा वाला यूनिट है। एस इनके साइज का एक मेजरमेंट है, इसको इतना याद रखने की अभी जरूरत नहीं है। बट क्या है कि राइबोसोम में 2 यूनिट रहता है। अब 40S में भी 2 अलग अलग यूनिट हो सकता है, 60S में 3 अलग अलग यूनिट हो सकता है। तो ये सब मिलके 80S का राइबोसोम फॉर्म करते हैं। अब इसका काम क्या है, काम इसका है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये मान लीजिए mRNA है, mRNA पे
लिखा हुआ रहता है कौन सा प्रोटीन, मतलब कौन से अमाइनो एसिड के बाद कौन सा अमाइनो एसिड बैठ के प्रोटीन फॉर्म होगा, ये लिखा रहता है, मतलब सिग्नल्स रहते हैं एमआरएनए के ऊपर। और टीआरएनए क्या करता है, जो सिग्नल दिया हुआ है उस सिग्नल के हिसाब से अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को ढूंढ के लाता है। ठीक है, तो एमआरएनए यहाँ पे बैठा हुआ है, टीआरएनए गया था एक अमाइनो एसिड ढूंढने, वो अमाइनो एसिड लेके आया है, और ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड ये जो लाल है, लाल हट जाएगा, तो जैसे ये पे ग्रीन मेंशन था तो ग्रीन अमाइनो एसिड बैठ गया है, उसके बाद रेड मेंशन है तो रेड आके बैठेगा, उसके बाद पर्पल है तो आके पर्पल एक अमाइनो एसिड बैठता है, फिर ग्रीन आएगा, ग्रीन आके बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अमाइनो एसिड जो सिंगल सिंगल अलग अलग सेल में है उससे अमाइनो एसिड की चेन बनाता है, वो अमाइनो एसिड की चेन बाद में फोल्ड होके उसमें कोई मॉडिफिकेशंस होके फिर प्रोटीन फॉर्म करता है। तो राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसे प्रोटीन फैक्टर भी कहा जाता है। एक चीज याद रखना है कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल्स में देखने को मिलता है, दो अलग अलग है। जैसे प्रोकैरियोट में 70S का दिखने को मिलता है और यूकैरियोट में 80S है, बट स्टिल राइबोसोम दोनों में ही देखने को मिलता है। पैलाडे ने फर्स्ट टाइम इसको नाम दिया था राइबोसोम। तो ये राइबोसोम कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियोलास के अंदर डेंस एरिया पे रहता है, और साथ में कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म में। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, कि इसके साथ रहता है, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है। राइबोसोम है इसीलिए वो राफ लगता है और वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, तो दिस इज इट। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम कहां से प्रोड्यूस होता है, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी में हमने क्या देखा था, ये गोल्गी से वेसिकल फॉर्म हो रहा था एक एक करके। तो वो जो गोल गोल छोटा छोटा वेसिकल है जिसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, दैट इज लाइसोसोम। जब वो वेसिकल फॉर्म हो जाता है, छोटा बस्ता टाइप बन गया जिसके अंदर कुछ चीजें रखा हुआ है, वो वेसिकल है। अब दैट इज लाइसोसोम, जो क्या करता है, हो सकता है कि सेल की कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल है, सेल की कुछ मतलब ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सिक्रेट करते हैं, जैसे पसीना सिक्रेट करते हैं, कुछ सेल होता है, कुछ सेल होता है हार्मोन सिक्रेट करते हैं, कुछ सेल होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस, पेट के अंदर डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। तो वो सिक्रेशन कैसे होता है, सेल के अंदर ऐसे लिक्विड की तरह तो नहीं जा सकता ना, तो वो कैसे होता है कि गोल्गी के अंदर सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जूस की सिक्रेशन हुई, जूस की फॉर्मेशन हुई, फिर वो गोल्गी में आया, उसकी मॉडिफिकेशन हुई, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड पे उसके चेंजेस हुए, उसके बाद सिस्टर्नी से बाहर निकला वेसिकल बन के, और वो वेसिकल में जो वेसिकल बना उसको लाइसोसोम कहते हैं। अब लाइसोसोम क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज कर जाता है। सेल मेम्ब्रेन पे जैसे ही फ्यूज कर गया तो अंदर की जो मटेरियल था वो सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच गया, एंड अगर परमेएबल मटेरियल है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चला जाएगा, और बाहर जाएगा तो हमें पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस मिल जाएगा क्योंकि सेल से सीक्रेट हो रहा है। अगर गोल्गी ऐसा कुछ सामान बना रहे हैं जो सेल से बाहर नहीं जाता है, जो सेल के जो बॉडी के लिए खराब है, अगर सेल के बाहर चला गया तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, या फिर सेल ठीक से काम नहीं कर रहा है, सेल बूढ़े हो गए, एज हो गए, तो उस सेल को अब मर जाना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो गोल्गी लाइसोसोम के अंदर वैसे टॉक्सिक चीजें डाल देते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे अगर फ्यूज किया तो वो बाहर तो नहीं जाएगा, वो सेल के अंदर ही रहेगा। तब क्या होता है, सेल धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को
सुइसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कभी कभार जैसे सुइसाइड बॉम्बर होता है कि वो खुद मारते हैं और आसपास के लोगों को भी मारते हैं, तो लाइसोसोम वैसे ही काम करता है। लाइसोसोम खुद तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही फ्यूज होगा तो फट जाएगा। तो सेल के अंदर वो क्या करता है कि फ्यूज तो हो जाता है, एंड फ्यूज होने के बाद पूरे सेल को मार देता है। कुछ कुछ लाइसोसोम ऐसे होता है, और कुछ लाइसोसोम क्या होता है, सेल के बाहर जाता है, बाहर उसके बाद सीक्रेट करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, डिस्कवर किया था डी डुबे 1955 में। प्रोड्यूस होता है गोल्गी में। मैमेलियन रेड ब्लड सेल, हमारे बॉडी में जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर ये नहीं रहता। ठीक है, तो बेसिकली ये अभी जो 4-5 हमने सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा, गोल्गी पढ़ा, ईयर पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और लाइसोसोम, ये जो 4 हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा, ये बेसिकली हमारे बॉडी से जो सिक्रेशन होती है, जैसे गैस्ट्रिक जूस, हार्मोन, ये सब की सिक्रेशन में हेल्प करता है। ये एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, इसीलिए इसको GERL सिस्टम कहा जाता है। तो टॉपिक का नाम हमने क्या रखा था, GERL सिस्टम। गोल्गी, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड लाइसोसोम, GERL सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले क्या था, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये राइबोसोम मिला हुआ लेयर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सी द प्रोसेस इज, प्रोटीन जो राइबोसोम से फॉर्म हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसके बाद जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू गोल्गी apparatus पे आ रहा है। गोल्गी में ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्यूज हो रहा है। ओके, तो फ्यूज होने के बाद सिस्टर्नी के अंदर ये इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद गोल्गी से वेसिकल निकल रहा है, तो ये एक एक लाइसोसोम बन रहा है, एंड फिर आके सेल मेम्ब्रेन पे ये फ्यूज हो जाता है। ये एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है, इसे GERL सिस्टम कहते हैं। तो सेल का काम, अगर GERL सिस्टम किससे रिलेटेड है, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम सिस्टम किसे कहते हैं, आई होप सबको समझ में आ रहा है। GERL सिस्टम के ऊपर और कोई किसी को डाउट नहीं होगा, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखना है जब भी हम कोश के काम पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसको आपको याद रखना है। तो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्टेटस में डालिए, ताकि सबको पता चले कि एक वीडियो आपको काम में लगा है, एंड सब्सक्राइब कीजिए टू द परीक्षा जंक्शन चैनल।